नमस्ते। आज आप मेरी यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 9वां भाग। अगली सुबह। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी बिजनेस के सिलसिले में। हाँ, बोलो। कल इंदौर में सप्लायर्स और डीलर्स के बीच कुछ झगड़ा हो गया है, इसलिए मुझे इंदौर जाना होगा और विल्सन ग्रुप्स के मालिक भी वहीं मिलने आ रहे हैं, तो वो डील भी मैं वहीं फाइनल कराऊंगा। मिस्टर विल्सन को एक्चुअली आने में ना थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए मैंने सोचा है मैं कुछ दिन वहीं रुक जाऊं। रक्षित अपने बेटे की निजी जिंदगी की हलचलों से जितना परेशान थे, उसकी व्यावसायिक तरक्की देखकर उतना ही खुश थे। वे जानते थे बिजनेस में नई क्लाइंट से डील करने में उनके बेटे का कोई जवाब नहीं था, लेकिन यहाँ कंपनी कौन हैंडल करेगा फिर? आकर्ष ने कुछ देर सोचा। अर्नब है ना, वैसे भी उसका बीबीए अगले महीने ख़त्म हो रहा है। अब उससे कंपनी के तौर तरीके सीखने चाहिए। आप उसे गाइड करते रहिएगा। सही कह रहे हो, आज से ये नालायक ही कंपनी जाएगा। रक्षित ने अर्नब को कमरे में बुलाया। सब कुछ सुनकर अर्नब की हालत ख़राब होने लगी। मैं तो बच्चा हूँ अभी, मैं कैसे ये सब संभालूंगा? मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है डैड, भाई को समझाइए ना प्लीज़। आकर्ष धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाया। लड़कियां छेड़ने का तो अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हें, वो तो बिना बताए ही सीख गए थे, ये भी सीख जाओगे। भाई, आप तो पर्सनल दुश्मनी निकालने लग गए, ऐसा तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था। डैड, आज से इसकी पॉकेट मनी बंद और सैलरी शुरू। सोच लो अर्नब, सैलरी तुम्हारी पॉकेट मनी से 4 गुनी ज़्यादा है। मेहनत करो और पैसा कमाओ। इतना कहकर आकर्ष बाहर चला गया। उसे सुकून था कि अब यह उल्लू का पट्टा धृति के आगे पीछे नहीं घूम सकेगा। उधर अर्नब मुंह लटकाए रक्षित के सामने खड़ा था। सोच लो अर्नब, 2 हफ्ते तो मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूँगा और तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगा, वरना उसके बाद तो तुम्हें सब कुछ अपने बड़े भाई से ही सीखना पड़ेगा, और वो कितने प्यार से तुम्हें सिखाएगा ये तो तुम जानते ही हो ना। रक्षित मुस्कुराते हुए बोले। इनकी बीवी से प्यार से 2 बातें क्या कर ली, उसकी इतनी बड़ी सज़ा, मेरी आज़ादी ही छीन ली। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, पॉकेट मनी बंद हो गई तो ऐश खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जाऊंगा मैं आज ऑफिस। रक्षित खुश थे। चलो, सैलरी के बहाने ही सही लड़का कुछ तो सीखेगा। इधर धृति के मायके में नीलम की शादी की भरपूर तैयारियां चल रही थीं। धृति तो मानो कांच की जेल से आज़ाद होकर आई थी। पूरे दिन घर के आंगन में चहकती हुई इधर से उधर कुछ ना कुछ काम लिए दौड़ा करती थी। दिन में अपनी अम्मा और चच्ची संग रसोई में जुटी रहती और रात भर बन्ना बन्नी के गानों पर खूब नाचती। अपनी शादी में तो डांट डांट कर उसकी चंचलता पर जैसे तैसे लगाम लगाई थी, लेकिन अब उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। नीलम धृति से तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाना सीख रही थी। धृति की चाची आकर नीलम को बार बार धृति से कामकाज सीखने की सलाह दे जाती थी। रात को सारा काम खत्म करने के बाद नीलम धृति के पास कमरे में आकर लेट गई। कहाँ नीलम, तुम अपने इनका फोटो भी नहीं दिखाई हमें? नीलम ने झट से अपने फ़ोन में उसे अपनी सगाई की तस्वीरें दिखाना शुरू की। नीलम की सगाई के वक्त शोभा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके चलते धृति उसकी सगाई में नहीं आ पाई थी। नीलू, तुम्हारे ये भी तो शहर में ही नौकरी करते हैं ना? हाँ रानो, हम दोनों का ससुराल ना एक ही जगह है, लेकिन फ़र्क ज़मीन आसमान का है। पागल, ये बता, वो तुझे पसंद तो करता है ना? कैसी बात कर रही हो, सगाई हो गया है हमारा। ये मोबाइल फ़ोन भी तो वही दे के गए थे सगाई में, पसंद ना करते तो ऐसे ही विदा कराने आ रहे हैं का? नीलम शर्माते हुए बोली। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। धृति कमरे की छत ताकते हुए बोली। कभी छोटे बच्चे देखे हैं जिनकी फरमाइश महंगी चॉकलेट पाने की होती है और माँ बाप ज़बरदस्ती उन्हें 8 आने का कंपट पकड़ा देते हैं, और फिर वो बच्चे अपने माँ बाप से बिगड़ जाते हैं, कंपट ज़मीन पर फेंक कर लतिया देते हैं। अब बताओ, मिठास तो दोनों में ही होती है, लेकिन उन्हें तो ही नहीं समझ आता। न जाने इन सब में उस कंपट का क्या दोष होता है, बेकार ही लतियाया जाता है ना।
कहाँ अनाप शनाप बोले जा रही हो रानो, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नीलम को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। एक तो कल से इनका फ़ोन भी नहीं आया। नीलम अपना फ़ोन देखे जा रही थी। धृति ने नीलम को चुटकी काटी। हाय, हमारी लोग कितनी बेचैन हो रही है बतियाने के लिए। खूब बतिया लेना, बस हफ्ता भर की तो बात और है। नीलम पेट के बल आधी लेट गई। ए रानो, तुम हमें बताओ ना अपने और जीजा के बारे में। धृति की आंखों में आकर्ष का चेहरा चमकने लगा। ततैया देखे हो कभी? तुम्हारे जीजा से तो कम ही डंक मारता है। तत तीवर थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हम तो कुछ और पूछ रहे हैं। जैसे वो, समझ जाओ ना आप कि सब बताना ही पड़ेगा। धृति थोड़ा सा शर्मा गई, जबकि उसके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसे शर्मा का ही रही हो, हम ही तो पूछ रहे हैं, बताओ ना। ना पूछो हमसे, कहकर धृति करवट बदल कर लेट गई। नीलम ने उसका कंधा पकड़कर मोड़ दिया। अच्छा, तो किससे पूछें? अम्मा से? तुम बहन हो ना, तुम्ही से तो पूछेंगे, बताती काहे नहीं? धृति पलटकर अपनी पलकें झपकाने लगी। अच्छा यही बता दो, तुम्हारी सुहागरात कैसी थी? उसके सवाल पर धृति की आंखों में आंसू आ गए, जो उसने जल्दी से साफ कर लिए। क्या बताती वो? बस भगवान हमारे जैसी सुहागरात किसी को ना दे। उसने नीलम को पीछे धक्का दिया। सुनो, हमें नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है। इधर शहजादे अर्नब का आज ऑफिस में पहला दिन था। खुद रक्षित भी ऑफिस गए हुए थे। आकर्ष के होते हुए उन्हें ऑफिस की चिंता कभी नहीं हुई, लेकिन उसके ना होने पर वो कंपनी को अर्नब के अनाड़ी हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। ऑफिस में टी शर्ट और डेनिम जीन्स में घुसे अर्नब ने एक हाथ स्टाइल से जीन्स की पॉकेट में डाला हुआ था। उसको देखकर सारे कर्मचारी आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। अंदर घुसते ही रक्षित अपने केबिन में चले गए और अर्नब को आकर्ष के केबिन में बैठकर वेट करने को कहा। अर्नब ने चारों ओर मुंह घुमाते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया। रक्षित ने अपने ऑफिस की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय और आकर्ष की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही रुहिका को अपने केबिन में बुलाया। वेलकम सर, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी सीइंग यू हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू रुहिका। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर आकर्ष कुछ दिनों के लिए इंदौर गए हैं। ऐसे में मैं ऑफिस में उनकी जिम्मेदारी संभालूंगा, लेकिन तब तक मेरा छोटा बेटा अर्नब जो मेरे साथ आया है, वो आज की मीटिंग में मेरे साथ रहेगा। तुम उसे नए प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स अच्छे से समझा दो और जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसे पढ़ने के लिए दे दो। श्योर सर, रुहिका ने आदर के साथ सर झुकाकर कहा और कमरे के बाहर चली गई। इधर अर्नब आकाश के केबिन में इधर उधर घूमता हुआ थक गया तो उसकी टेबल पर चढ़कर बैठ गया और सामने पड़ी मूविंग चेयर को पैरों से लात मारकर घुमाने लगा। अगर उस पल आकाश वहाँ होता तो उसे कच्चा चबा जाता। उसे अपनी काम की जगह पर ये सब नॉन एथिकल हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने चेयर को लात मारी और टेबल से नीचे कूद गया। मेरा हिटलर भाई ऑफिस में भी ऐसे ही बिहेव करता होगा जैसे घर में करता है। उफ, कैसे इस ऑफिस के लोग उस जालिम को बर्दाश्त करते होंगे। फिर डेस्क का एक चक्कर काटकर वो वापस उसी पर कूदकर बैठ गया। क्यों ना आज के दिन मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह खड़ूस बनकर देखूं। उसे आखिर मज़ा क्या आता है इस खड़ूस बनने में। वो टेबल से फिर कूदा। सामने लगे शीशे वाले दरवाजे में देखकर अपने गले में टाई ठीक करने का नाटक करने लगा, जो कि उसने पहनी भी नहीं थी। फिर दरवाजे से बाहर निकला और बिल्कुल आकर्ष की तरह अकड़कर चलने लगा। भाई, तेरी बैकबोन तुझे गालियाँ नहीं देती उस पर इतना लोड डालने के लिए। वो बिल्कुल सीधा चलता जा रहा था, बिना अगल बगल देखे। ऑफिस में सभी उसे विश कर रहे थे, लेकिन उसने आकर्ष वाली अकड़ दिखाते हुए किसी को भी जवाब नहीं दिया। ऑफिस के सभी लोग हैरान थे। सीईओ के छोटे बेटे में ज़रा भी शिष्टाचार नहीं है। वो चलता ही जा रहा था कि बगल में लिफ्ट से निकली रुहिका, जो फाइल्स का बड़ा सा बंडल हाथ में पकड़ी थी, निकलते ही सीधा अर्नब से टकरा गई।
रोहिका गिर गई। सारी फाइल्स ज़मीन पर फैल गईं। अर्नब ने अकड़ते हुए गुस्से भरी नज़र उस पर डाली, लेकिन नज़र पड़ते ही अर्नब के अंदर बैठा मजनू जाग उठा। एक तो सामने फूलों सा नाजुक चेहरा और ऊपर से सॉरी बोलने की जानलेवा अदा। हाय, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा आज। आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू बम्प लाइक दिस। रोहिका ने बैठकर फाइल समेटते हुए कहा। उठो, अर्नब ने अपनी आवाज़ आकर्ष की तरह भारी करते हुए कहा। उसने अभी भी बड़ी स्टाइल से अपने दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाल रखे थे। फॉरगिव मी सर, रोहिका ने सर झुकाते हुए कहा। हाय कयामत, आज ही कमबख्त दम न निकल जाए। अर्नब उसके करीब आया। रोहिका ने अपने 2 कदम पीछे कर लिए। अर्नब और आगे बढ़ा, वो और पीछे हट गई। आखिर में वो लिफ्ट के दरवाजे से एकदम सट चुकी थी। अर्नब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोहिका ने आंखें बंद कर ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोहिका के गले में पड़ा आई कार्ड उठाया। मिस रोहिका चौहान? यस सर, सर। रोहिका के सुंदर से चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक गईं। यू आर फायर्ड, क्योंकि तुम्हारी इन 2 आँखों की जगह बटने लगी हैं। इन आँखों से भला ऑफिस का क्या काम करोगी? अर्नब का आकर्षपना जमकर बोल रहा था। अपने भाई की नकल उतारने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और रोहिका अगले ही पल लिफ्ट में गिर जाती अगर अर्नब ने सही वक्त पर उसका हाथ ना पकड़ लिया होता। किसी फिल्मी हीरो की तरह वो लिफ्ट के दरवाजे पर रोहिका का हाथ थामे खड़ा था। खुद को नौकरी से निकाले जाने की बात सुनकर रोहिका दुखी हो गई। वो धीरे से बोली, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए सर। अर्नब को लगा शायद वो उसका हाथ पकड़ने की वजह से ऐसा कह रही है। वो बोला, एज यू विश, और उसने झट से रोहिका का हाथ छोड़ दिया। रोहिका धड़ाम से लिफ्ट में गिर गई। अर्नब अकड़ता हुआ वहाँ से चला आया। गुस्से से तप रही रोहिका ने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। कितना गुरूर है खुद पर इस अकड़ू को। एक तो देख कर चल भी नहीं सकता और ऊपर से मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो भी इतनी सी बात पर। काश आकर्ष सर यहाँ होते। दरअसल जैसा अर्नब सोच रहा था, आकर्ष का व्यवहार ऑफिस में उससे एकदम उलट था। वो अपनी वर्किंग प्लेस पर सबसे बहुत हिलमिल कर रहता था, बल्कि आज अर्नब के व्यवहार के बाद ऑफिस का हर इंसान आकर्ष को और भी ज़्यादा याद कर रहा था। इधर आकर्ष का काम 2 दिन में ही पूरा हो गया था। मिस्टर विल्सन समय से पहले आ गए और वो डील भी फाइनल हो गई थी। उसने तुरंत अपने पिता को डील के कागज़ मेल कर दिए। रक्षित बहुत खुश हुए। उन्होंने आकर्ष को फ़ोन किया। डैड, वर्क इज़ डन। मुझे उम्मीद नहीं थी काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी। मिस्टर विल्सन खुद हमारे साथ बिजनेस करने को आतुर थे, इसीलिए उन्होंने समय से पहले डील फाइनल कर ली। आई एम कमिंग बैक डैड। रक्षित ने एक गहरी सांस ली। जल्दी आओ, मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। उम्मीद है तुम खुश होगे बेटा। रक्षित ने फ़ोन रखकर अपनी आंखें मूंद ली। उनकी आंखों की कोरों से हल्का सा पानी बह निकला। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 9वां भाग। जल्द ही मिलेंगे आपसे इस श्रृंखला के अगले भाग यानी 10वें भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।